सिंध तक थे और उसको कोशिश ही होती थी कि किसी तरह इसको हैंडल किया जाए। आज मुझे अल्ताफ हुसैन का दौर याद आ रहा है कि जिस तरह वो गुंडों के जरिए शहर कराची के ऊपर हुकूमत करना चाहते थे, उसी तरह आज हमारी सिंध पुलिस बिहेव कर रही है और वही गुंडागर्दी पुलिस की वर्दी में इस शहर कराची में की जा रही है। आईजी सिंध बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। वो एक सियासी वाबस्तगी रखते हैं और अपने फराइज की अंजामदही में नाकाम नजर भी आते हैं और ना ही उनकी कोई इंटेंशन नजर आती है कि वो अपनी सिंध पुलिस की इज्जत को बचाते हुए और जिस खिदमत के जज्बे के लिए वो आए हैं वो कर पाए। ऑपोजिशन जमातों के साथ पुलिस का नारवा सलूक और उनका पार्टीजन होना साफ नजर आता है। हलीम आदिल शेख के केस में PS 88 में जो उसको उठाया गया, हम खामोश रहे कि वहां पर कहा गया कि जी यहां उनका आना बनता नहीं। चले मान ली बात नहीं बनता, आप बाहर निकाल दें। फिर थाने में ले जाकर उसके ऊपर 780A डाली गई और उसके बाद उसे लॉकअप में डाला गया। लॉकअप में डालने के बाद वहां से सांप का निकलना, जिसकी गवाही 3 पुलिस अफसरान दे चुके हैं, वहां पर उसके बाद तशद्दुद करना, फिर जेल कस्टडी में हलीम आदिल शेख के ऊपर तशद्दुद किया गया जो अपोजिशन लीडर है, हमारे तमाम जमातों के मुत्तफिका अपोजिशन लीडर हैं। एक अपोजिशन लीडर का इस्तेकाक होता है, उसने कोई डाका नहीं डाला, कोई कत्ल नहीं किया, उसे जेल में डाला गया, दोबारा 780A लगाई गई और फिर जेल में बेइंतहा तशद्दुद किया गया। ना किसी कानून का सहारा, ये एक लाकानूनियत की इंतहा है जहां पे मैं देखता हूं कि तो आईजी अपने आप को बेबस महसूस करते हैं या वो बेबसी की तस्वीर बनना चाहते हैं ताकि वो काम जो उनसे कराए जाने चाहते हैं, जो होते हैं उनके जरिए, वो उन्हें अंजाम दे सकें। हमारा एक और वाकया समीर शेख के साथ हुआ, उन्हें भी उठाया गया, 780A डाली गई और उसके बाद मुसलसल समीर शेख के साथ भी यही जुल्म जबर का मामला हो रहा है। ये ऑर्डर है एंटी टेररिस्ट कोर्ट का, ATC का, कि समीर शेख को फौरी तौर से अस्पताल मुंतकिल किया जाए और जेलर रिफ्यूज करता है। ये पड़ा है ऑर्डर, नहीं करता चेंज वहां से, कौन क्या कर लेता है। ये हाल है हमारी पुलिस का और जेल सुपरिटेंडेंट का कि वो कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार करता है, नहीं भेजता वहां पे। मेरा सवाल ये बनता है कि क्या सिंध के अंदर इंतखाब लड़ना कोई जुर्म है? क्या सिंध के अंदर किसी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना जुर्म है? तो फिर इंतखाब ही ना करें, फिर सीधा कह देंगे जो खड़ा होगा उसको हम जेल में डाल देंगे। ये कौन सा इंसाफ हुआ कि वो वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, इस वक्त सेंट्रल जेल में समीर शेख, अरसलान बरोई, रिजवान, हसीब, महमूद और अमजद, ये सेंट्रल जेल में मौजूद हैं। जुबैर शाह, उस्मान बुगटी, हबीब नूर, राव अवैस, अजीज भट्ट, ये सारे जो है इस वक्त मलिर जेल में मौजूद हैं। इनके घरों के अंदर घुस के पुलिस ने इनके घर वालों के साथ बदतमीजी की, नाज़ेबा सलूक अपनाया। जंगल का कानून इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर यहाँ पर हो रहा है और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं कि जी कानून के आगे हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा सवाल बनता है, मैंने वजीर आजम से आज सुबह टेलीफोन जब उनका आया मुझसे बात करने के लिए, मैं बहुत दिन से वजीर आजम को ये इतला दे रहा हूँ एक एक चीज़ की, वो मुझसे पूछ भी रहे
लेकिन अब पानी हद से गुजर गया है। मैंने वजीर आजम को खत लिखा है और तमाम तफसीलात से आगाह किया है और इस मामले पर मैंने सिफारिश की है कि फौरी तौर से आईजी सिंध को तब्दील किया जाए और यहाँ पर वो आईजी सिंध ला कर बिठाएं जो किसी की हुक्म मजूरी ना करे, बल्कि वो अपने कानून के मुताबिक इस शहर के अमन और नफ्स अमन को पूरा करने की कोशिश करे। यहाँ पर पुलिस के जरिए हर किस्म की गुंडागर्दी हो रही है। एसएसपीज को डायरेक्ट अहकाम दिए जा रहे हैं और एसएसपीज अपने ट्रांसफर्स और अपनी तरक्की के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं उन तमाम इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस की मैं बात कर रहा हूं कि आपको सिर्फ स्टेट की मुलाजमत करनी है। किसी को खुश करने के लिए, ना मुझे ना किसी और को खुश करने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्टेट की मुलाजमत करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने वतन के लोगों से प्यार करते हैं, जिस धरती पे आपको लगाया गया है, सिंध धरती पे, इस धरती से प्यार करते हैं, तो आप हक और इंसाफ के साथ यहाँ पर नौकरी करें। अगर ऐसा ना होगा तो जो वफाक के बस में है वो रेट कायम की जाएगी। मैं ये बिल्कुल साफ तौर से बावर कराना चाहता हूँ कि किसी के दबाव में ना आए, किसी मजबूरी के तहत जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म ना करें, मजबूर ना करें कि इंतहाई कदम उठाया जाए। हमारा एक एमपी है रमजान गांची, लियारी से इलेक्ट हुआ, उसकी टांग में दिन दहाड़े गोलियां मारी गईं, उसका ऑपरेशन हुआ, आज तक लंगड़ाता है, रॉड डले हैं टांग में। जिसने गोलियां मारी एक दिन के लिए अरेस्ट नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं आईजी से कि कितना बड़ा जुर्म है किसी एमपी की टांग में गोली मारना या किसी आम इंसान की टांग में गोली मारना। बंदा आपके सामने है, मजबूरी का इजहार करते हैं, एफआईआर काटने के लिए 6-6 दफा फोन करना पड़ता है कि बंदे को गोली लगी है, हमारे एमपी को उसके टांग में गोली लगी, एफआईआर काटें। मजबूरी का इजहार किया जाता है। अगर ये मजबूरी इतने हायर लेवल पे वो दिखा रहे हैं तो लोअर लेवल पे लोगों का क्या हाल होगा? एक आम इंसान का जो गली में रहता है, गरीब आदमी है, उसके साथ क्या हो रहा होगा? तो हम ये बिल्कुल साफ तौर से मैं आज अपने मीडिया के तवज्जुह से ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम बहुत सीरियसली पुलिस के तमाम मामलात का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म और उनके ऑफिस को इत्तला कर दी गई है और ये लास्ट वार्निंग इसको समझें कि इसके बाद अगर किसी के साथ जुल्म किया पुलिस ने, किसी के कहने पर भी, चाहे वो आईजी हो, एआईजी हो, एसएसपी हो, डीआईजीज हो, जो भी हो, उसके साथ वही काम जो दूसरों के साथ कर रहा है, वही काम जो उनको, जिस काम से उनको रोका जा रहा है, वही काम वो अगर बार बार करेंगे तो उसका खमियाजा भी भुगतेंगे। फिर मैं कोई फेवर नहीं मांग रहा, मैं कोई आपसे, पुलिस से मैं मुखातिब हूं कि मैं आपसे कोई फेवर नहीं चाहता। एक एसएचओ, एक ट्रांसफर, एक तब्दीली किसी को लगाने के लिए नहीं आपसे कह रहा। ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपके थ्रू लोगों को तब्दील कराता फिरूं, लेकिन ये काम जरूर आपसे कह रहा हूं कि आप हक और इंसाफ के साथ काम करें। इस सूबे के अंदर यहां पर किसी को मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो आज किसी एक के साथ हो रहा है, कल आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। जो मामलात हम आज देख रहे हैं सिंध में, ये तो हमने कभी भी नहीं देखे। मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे तो अल्ताफ हुसैन की याद आ गई। ये नो गो एरिया है, यहाँ आप नहीं जा सकते, वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बोरी में लाश आ जाएगी, बंद करके मारेंगे, कमरे में सांप आ जाएगा, 50 आदमी हमला कर देंगे आपके ऊपर जेल के अंदर, जेल कस्टडी के अंदर वहां हमले हो रहे हैं, वहां से भी कोई नहीं है। 20 सेकंड की वीडियो रिलीज कर दी आज जेलर साहब ने कि जी ये देखे अली मादी को लाए थे और ले गए। ये कट पेस्ट सबको नजर आते हैं। क्या 20 सेकंड जेल में था अली मादिल शेख? उसको रात को सेल में बंद करके उसके साथ मजीद लोगों को छोड़ के वहां उसको पिटवाया गया। ये हाल है इस सूबे के अपोजिशन लीडर का। कोई मिसाल कायम करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि जी हम जो हमारी अपोजिशन करेगा उसका हम ये हाल करेंगे।
तो ये नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। मैं ये बात करने के लिए मैंने आपको आज ज़हमत दी थी कि मैं आईजी साहब को बिल्कुल क्लियर पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आखिरी मौका है आपके पास कि आप सिर्फ हक और इंसाफ के ऊपर अपने पुलिस के फैसले करें। तमाम तर सूरत हाल पैदा होने के बाद आपने आईजी सिंह से किसी भी तरह से कोई रब्ता किया, उनको कॉल की, और उसके अलावा वज़ीर आला सिंध जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और बड़ा दावा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो उनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत जो है वो गैर जानबदार है, गैर चाहती है, तो क्या वाकई आप इस पूरी सूरत हाल से उनको आगाह कर रहे हैं या क्या करेंगे? कोई रब्ता हुआ है उनसे? मेरी कल आईजी सिंध से बात हुई, मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल कानून के मुताबिक कर रहे हैं। उनके ख्याल में ये सारा जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक हो रहा है, और उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि अगर मैं चाहूँ तो किसी भी पुलिस से, पंजाब से, केपी से या बलूचिस्तान पुलिस से इंक्वायरी करवा सकता हूँ उनके इन इक़दामात की। लेकिन आईजी सिंध को मैंने बेबस पाया। वो सिर्फ वो अहकामात बजा लाते हैं जो उनको हुक्म आता है, उसी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। वो किसी तौर पे भी जो काम ये सारे किए पिछले 5 दिन में उन्होंने, ये किसी तौर पे भी पुलिस को ज़ेब नहीं देते, क्योंकि ये सारे झूठे इल्ज़ामात हैं, झूठ पर मबनी है। एक FIR काटते हैं हलीम आदिल शेख और 200 दीगर, वो 200 दीगर में जिसको मर्जी उठाकर ले जाएं, आपको ले जाएं, मुझे ले जाएं, फलाने को ले जाएं, जिसका दिल करे उसको उठाकर ले जाएं और नाम डालते चले जाएं उसके अंदर कि ये लोग आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं। ये बताइए कि क्या आपका नजर भाई से कदम जो है वो क्या हो सकता है? 3 साल हो गए, क्या वज़ीर आला सिंध विभाग के मातहत नहीं है या वो किसी की सुनते नहीं है, वो इतने पावरफुल हो चुके हैं? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, वफाक का और सूबे का एक रिश्ता है, और अगर एक दूसरे का एहतराम कर कर चलेंगे तो ये रिश्ता इस्तवार रहेगा। अगर एहतराम ख़त्म हो जाएगा तो ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हर सूबे का वज़ीर आला, चाहे ख्वाह वो सिंध का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, वो पंजाब का हो या बलूचिस्तान का, उसे वज़ीर आज़म का एहतराम करना लाजिम है। उसके वज़ीर आज़म हाउस के साथ, वफाक के साथ उसको मिलकर चलना लाजिम है, वरना काम करना मुश्किल हो जाता है सूबे के लिए भी और वफाक के लिए भी। लिहाजा बेहतरी इसी में है, सूबे की बेहतरी इसी में है कि दोनों जमातें, वफाक की हुक्मरान जमात और सूबे की हुक्मरान जमात, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करने की ताकत और हिम्मत होनी चाहिए। अपने अपने सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये काम होते रहने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो मुश्किलात में इजाफा होगा। एक आदमी में इसके बाद गवर्नर साहब, आपने फरमाया कि आईजी पुलिस जो है वो बेबस नजर आते हैं, बेबस तो मादरत के साथ आते नजर आ रहे हैं कि इतना बड़ा मनसब, गवर्नर सिंह का मनसब आपके पास, आपने हलीम आदिल शेख के मामले पे नोटिस लेने और राब्ते करने के अलावा एक्शन क्या लिया? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सेफ देता है कि वो हल्के में असला बर्दाश्त दस्ते के साथ इलेक्शन कवानीन की इजाज़त देते हैं? जी देखिए, सारे MPAs और MNAs जो हैं मुखालिफ जमात के, उनसे पुलिस की जो सिक्योरिटी थी दी गई थी वो विड्रॉ कर ली गई है। सिर्फ इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी के MNA MPAs के पास है, और जो अपोजिशन की जमात के MNA MPAs हैं उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। लिहाजा सब लोग मजबूर हैं कि वो अपनी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। हलीम आदिल शेख वहाँ पर कैंपेनिंग के लिए गए थे, कोई बदमाशी के लिए नहीं गए थे। मैं हलीम को जानता हूँ अच्छी तरह, उसको रग रग से जानता हूँ हलीम की। वो कोई बदमाशी करने वहाँ नहीं गए थे, कैंपेनिंग के लिए गए थे। जी आप कुछ देखिए, जब आईजी सिंह को तब्दील किया गया था तो आपको मालूम है कि बहुत बड़ा टर्मोइल था। वफाक के जो नाम थे वो सिंध को कबूल नहीं थे और सिंध के नाम वफाक को कबूल नहीं थे, और बड़ी मजबूरी के तहत जब सिंध के चीफ मिनिस्टर की बेइंतहा ये जिद थी कि नहीं उन्हें यही चाहिए,
उनकी बात को रखते हुए कॉन्फ्लिक्ट में ना ले जाने की वजह के लिए उनकी एश्योरेंस के बाद कि जी बड़ा न्यूट्रल रहेगा, इसको ये डिलीवर करेंगे और सारी चीज़ जो उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी वफाक को, उसके बाद आईजी की तैनाती हुई थी। मगर हुआ वही जिसका खतरा था, जिसका पहले से अंदेशा इजहार किया जा रहा था कि ये पार्टिजन होंगे और ये कम्प्लीटली इम्पार्शल नहीं रह पाएंगे। तो आखिर में वही हुआ। और जो चीज़ आपने मुझसे पूछी तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई गवर्नर राज का कोई सिलसिला नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात डिस्कशन में है, ना इसकी तरफ वफाक सोच रहा है, ना वफाक सोचना चाहता है। लेकिन वफाक ये ज़रूर चाहता है कि वो यहाँ पर सिंध के अंदर जो मजालिम है उनका खात्मा किया जाए, उसके लिए जो राब्ते हैं वो जारी हैं। गवर्नर साहब ये बता दें कि आपने इंतहाई कदम की बात हनी मालिक को मरवाना चाहती है। दूसरी बात इसमें ये भी बता दें कि आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में मतलब वैसे माजी में ये हुआ था कि जेपी गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, तो ये हक तो पीटीआई के पास भी मौजूद है, तो क्या इस ऑप्शन पर भी आप गौर कर इसके साथ ही कंटिन्यू कर लें। आपने इंतहाई कदम की बात की, इंतहाई कदम है या वजाहत तो कर दी। आईजी का रिमूवल हो सकता है, इंतहाई कदम और क्या होगा। देखें देखें वफाक के दो नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद होते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी, एक आईजी सिंध, और उनका ये फ़र्ज़ है कि वफाक की कोऑर्डिनेशन के साथ वो चलें। वो यहाँ पर पोस्टिंग के बाद ये समझ लेना शुरू कर दें कि उनका वफाक से रब्ता ख़त्म हो गया और अब उन्होंने वफाक के अलावा काम करने हैं। तो मैं उन्हें बार बार ये बात बावर करा रहा हूँ कि उन्हें ये बात को समझने की ज़रूरत है कि वो एक कोऑर्डिनेशन, एक ब्रिज का किरदार अदा करें वफाकी इदारों के और सूबाई इदारों के साथ। अगर वो ये करने से कासिर होते हैं, वो पार्टी बन जाते हैं, वो सिर्फ एक सूबे की हुकूमत के साथ चलने लगते हैं, वफाक को इग्नोर करते हैं, तो उसके ऊपर इंतहाई कदम उठाया जा सकता है। आपने जो वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है, सिर्फ आईजी की तब्दीली का लिखा है या कुछ और तब्दीली लिखे हैं आप? नहीं जी, मैंने जो वज़ीर आज़म को खत लिखा है उसके मैं मुहरक़ात तो आपसे नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वो ऑफिशियल लेटर है, लेकिन उसमें आईजी सिंध के लिए मैंने सारी बात की है। जी जी बोलें। आप तो आप बता रहे हैं क्या था उसमें? नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं उसमें मुहरक़ात आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आईजी सिंध के बारे में जो मैंने आपसे बात की है, ये सारी बात मैंने ख़त में लिख के वज़ीर आज़म को भी बावर कराई है और मैंने उन्हें ये भी बताया है कि यहाँ पर आईजी सिंध जो है वो अपनी फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम है। अच्छा, जुडिशियल इंक्वायरी के लिए आप ये बता दें, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, हलीम आदम शेख जो है वो दुनिया भर के जो इल्ज़ाम हैं वो पीपल्स पार्टी पे लगाते थे और हमेशा उनका एक ही बात होती थी कि हम घबराते नहीं है जेलों से, हम घबराते नहीं है मुकदमात से, हमने ये पुलिस की देखी सब कुछ। तो फिर आज हलीम आदम शेख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इतनी घबराई हुई क्यों है? मुकदमात का सामना करें। मुकदमात का सामना ही कर रहे हैं भाई, कौन घबराया हुआ है? मैं समझ रहा हूँ कि हलीम आदिल शेख ने बड़े दिलेरी के साथ मुकाबला किया है। ये आसाब शिकन चीज़ें होती हैं, किसी को आप जेल में डाल के जब आप कूटते हैं ना तो ये आसाब टूट जाते हैं बड़े बड़े लोगों के। उसने आसाब भी संभाले रखे और वो एक दिलेर और लड़ने वाला आदमी है और अभी फ़िलहाल अस्पताल में। जी जी आपने कोई चीफ मिनिस्टर से आपका रब्ता हुआ है, आपने कोशिश की है और प्राइम मिनिस्टर से जो बात हुई है उसमें क्या यकीन दहानी कराई प्राइम मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर से मेरा रब्ता नहीं हुआ, ना ही मैंने कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मुसलसल मैं राब्ते में हूँ। आज सुबह भी उनका 2 दफ़ा फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने यही सारी चीज़ें जो मैंने उन्हें बताई थी उसकी दोबारा तफसील मुझसे तलब की। मैंने दोबारा आज उनको बड़ी वजाहत के साथ मज़ीद चीज़ें भी बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इसका सख्त नोटिस लेंगे। जी कर रहे हैं। आज शेख रशीद साहब ने जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वफाकी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को दोनों से रिपोर्ट तलब की है। वो रिपोर्ट भी उनके पास आ जाएगी और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन का भी क़याम करेंगे। पंजाब में सियासी हालात ये नहीं है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे बता दें, पंजाब पुलिस ने कहीं हमने कोई एक FIR ऐसी काटी हो कि अपोजिशन के बंदे को उठा के उसके ऊपर 780A डाल के उसको अंदर जेल के अंदर कूटा हो,
कहीं आप KPK में बता दें ऐसी कोई चीज़ की हो, बलूचिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जहाँ वफाक की सूबाई हुकूमतें हैं वफाक के साथ, वहाँ पर कोई पुलिस गर्दी नहीं हो रही। सिंध में बाकायदा, ये तो अभी मैं आपको शहर का हालात बता रहा हूँ, अगर आप रूरल सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो बेइंतहा इस तरह के मामलात हैं जो रिपोर्टेड भी नहीं होते केसेस। बड़े बड़े वाकयात के सवाल कर रहे हैं, आपने मुतालबा किया, हलीम हादसे को गिरफ्तार किया गया तो आपने आईटी सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। जी, जाहिर है कि ऑपोजिशन लीडर एक पूरे सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिंध की तमाम जमातों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऑपोजिशन लीडर का जो स्टेचर है वो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके बराबर समझा जाता है, उसका इस्तेकाक होता है, वो असेंबली में खड़ा होता है तो उसके लिए माइक खोला जाता है, वो पूरे सिंध की बात करता है। उसके लिए जाहिर है कि अगर उसको उठा के ये हाल करेंगे तो उसके ऊपर बात तो होगी। गवर्नर साहब ये फरमाइएगा, आपने आईटी सिंध पर इल्जाम लगाया है देखिए, मैंने वफाक से ये दरख्वास्त की है, वफाक की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो वफाक के डिस्पोजल पे होती है कि वो उसका पोस्टिंग ट्रांसफ़र या कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने जो भी कानूनी उनके दायरे कार होंगे उसको इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कर सकते हैं। लिहाजा मैंने ये चीज़ वज़ीर आज़म के पास छोड़ी है अपनी, मैंने उन्हें जो चीज़ है वो उन्हें मैंने बता दी है। फैसला वज़ीर आज़म के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको मूव करना चाहते हैं। जो पार्टी का बोर्ड बना उसमें सिंध के हवाले से आप जो है वो इंचार्ज थे, जो टिकट देने के हवाले से मजाज थे, पार्टी आपके पास थी, आपके सिलेक्टेड 2 बड़े उम्मीदवार सेशन मामला उनका कल फैसला होना है, जबकि एक जो है वो अमरो साहब वो आज नाअहल करार पाए, तो आइंदा की क्या हिकमत अमली आपकी होगी? देखिए, जो आज जिस ऑब्जेक्शन पे सैफुल्लाह अबड़ो के पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो मैं समझता हूँ चैलेंजेबल हैं, वो कल डबल बेंच में चैलेंज करेंगे, उसके बाद जैसा हाई कोर्ट का फैसला होगा वो सरांखों पर जैसा वो चाहें। आपने आईटी सिंध को मौजूद इल्जाम ठहराया है तमाम तर मामले के अंदर, लेकिन कराची की जो पुलिस है वो कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन के तहत काम करती है। आपने उनसे कोई रब्ता किया? उन्होंने आपको क्या बताया कि जो वो ये इक़दाम कर रहे हैं, ये जो इक़दाम है कानून के मुताबिक है या फिर? देखें, चाहे आईजी को कॉल कर लें, मैंने जब ख्वाजा इज़हारुल हसन अरेस्ट हुए थे और जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था, मैंने उस पर भी प्रोटेस्ट किया था। मैं उस वक्त गवर्नर नहीं था, मैं इज़हार के घर भी गया था, मैंने मीडिया से भी बात की थी और हमने उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी की थी। वही चीज़ आज हलीम के साथ हो रही है, लिहाजा वही बात हम आज फिर कर रहे हैं कि ताकि ये चीज़ रुके और हम एक दूसरे का एहतराम करना जान जाएँ। देखिए, किसी से भी बात कर लेना, जवाब सबका एक स्टीरियोटाइप जवाब है कि जी हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम तो बड़े कानून के मुताबिक चल रहे हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारे ऊपर प्रेशर हो हम तो यूँ कर रहे हैं। अब प्रेशर तो आपको साफ नज़र आता है, आपने उठाया, उसके बाद आपने रात को 788 डाल दी, सुबह कोर्ट गए, वहाँ से बेल कराने के लिए, वहीं से अरेस्ट करके दोबारा एक और 788 डाल दी, दूसरे को उठाया, उसको भी 788 डाल दी, बेल करा के कोर्ट से निकला है, कोर्ट के अहाते से उसको घसीटते हुए ले गए। समीर शेख की बात कर रहा हूँ, उसको कपड़ा डाल के मुंह पे उसको मारपीट की। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं कोई अनोनी बात नहीं कर रहा। नहीं, ऐसी कोई बात अभी नहीं हुई। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि जी आईजी साहब जो है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।